आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी और श्री संदीप सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। बस कुछ ही पल में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। मैं इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले एक आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम हमने क्यों किया। बेसिकली कार्यक्रम है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा थी। जो मेरे परिचित लोग हैं वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि कार्यक्रम है क्या, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मुझे देखा पॉलिटिकल कार्यक्रमों में या कोई समागम है, इस तरह के कार्यक्रमों में देखा, लेकिन एजुकेशन मिशन के साथ जुड़ करके इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना और इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानकारी कम लोगों को है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मिशन है, FLN मिशन और CSF मिशन, इसका उद्देश्य है कि क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक बच्चे स्कूल जरूर जाएं। अब बच्चे स्कूल चले जाते हैं लेकिन वो फिर मिड डे मील खा करके वापस आ जाते हैं। ज़्यादातर यही होता है सभी जगह, पूरे एंटायर देश में यही है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं और फिर उसके बाद में वो उनका मिड डे मील का टाइम हुआ उसके बाद वापस आ जाते हैं। तो वो एक तो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, अक्षर ज्ञान उनको नहीं होता, शब्द ज्ञान नहीं होता, और दूसरा गणना में उनके कमज़ोर रहते हैं। जो 1 से 3 तक की जो रेंज है बच्चे की पढ़ाई करने की, यानी 8 साल की उम्र तक का जो बच्चा होता है, उस समय उसका दिमाग विकासशील रहता है, उस समय डेवलप हो रहा होता है। तो उस समय जो चीज़ वो पढ़ेगा, जो चीज़ वो सीखेगा, वह सारी चीज़ें उसके मन मस्तिष्क पे आखिरी तक रहेगी और फिर उन्हीं में से जो बच्चे हैं वो आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इसी मिशन को लेकर के फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी प्रोग्राम, यानी जिसे अगर हिंदी में हम कहें तो बुनियादी साक्षरता से गणना तक, अक्षर ज्ञान से लेके गणना तक का ये एक मिशन है। इसे शुरू किया है सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन ने, CSF ने, और इस प्रोग्राम का नाम है FLN वही फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। तो इस कार्यक्रम के तहत इस प्रोग्राम के तहत इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आप सब लोगों को बुलाने का उद्देश्य है कि आप सब लोग पॉलिसी मेकर हैं। आप सब लोग लखनऊ के वो लोग हैं, हस्तियां हैं, जो किसी भी कार्यक्रम को अगर ठान लें, किसी भी उद्देश्य को, लक्ष्य को अगर प्राप्त करना हो तो आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए बहुत चुनिंदा लोगों को यहाँ बुलाया गया ताकि इस मिशन में कामयाबी हासिल हो सके। और ये मिशन, जो इसका मिशन का उद्देश्य है कि क्लास 1 से लेकर 3 तक के बच्चे स्कूल तक कैसे पहुँचें, उसको लेकर के विचार विमर्श इस कार्यक्रम में होंगे, प्रेजेंटेशन होंगे। उप मुख्यमंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री का ये विभाग ही है। तो एक तय होगा कि इसमें एक रूपरेखा बनेगी। ये चैलेंजिंग काम है, चुनौती ये बड़ी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो उसी को लेकर के एक प्रस्तावना के रूप में आप सब लोगों को मैंने ये जानकारी दी है कि ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। राजनीतिक उद्देश्य का ये कार्यक्रम नहीं है, नहीं इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। तो बेसिकली ये जो शिक्षाविद लोगों का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाना है उसी पर डिस्कशन है, उसी पर आगे बढ़ना है। बाकी अभी जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको जानकारी मिलती जाएगी कि ये कार्यक्रम क्या है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसे ही उप मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे होटल में पधार चुके हैं, जैसे ही यहाँ आते हैं मैं बताता हूँ। मेरे बहुत सारे परिचित हैं, श्री रजत जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे इस संस्था के बारे में बताया, मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे एक ऐसे मिशन से जुड़ने का अवसर मिला जहाँ हम समाज को कुछ दे पाते हैं। तो हम सब लोग भी इस संकल्प के साथ ही यहाँ आए और ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं लेकिन समाज को वापस कुछ नहीं करते। तो ये समाज को वापस करने का समय है और उसी के तहत इस कार्यक्रम को लेकर के मिशन शिक्षा, समग्र शिक्षा, निपुण भारत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसने जो नई शिक्षा नीति घोषित की है उसमें भी समग्र का और निपुण भारत का बड़ा योगदान रहा है। इस संस्था का योगदान रहा है। इन्होंने शिक्षा नीति को बनाने में, साइंटिफिक बनाने में बहुत योगदान दिया, लेकिन अभी भी काम बहुत करना बाकी है। क्योंकि सरकारी स्तर पर अगर हम देखें तो कहीं स्कूल है तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो जाता नहीं है।
इस तरह की तमाम सारी समस्याएं, इन सब के बीच में रास्ते निकालने हैं। और ये सब काम शुरू होगा ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से, जो रूरल एरिया में काम करना है। तो वो सब तभी संभव होगा जब हम एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, एक संकल्प लेंगे। हम सब लोगों को यहीं से शुरुआत होती है, तभी ऊपर से ये जो सेवा के काम होते हैं ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे तक जाते हैं। तो ये इसका एक उल्टा रिवर्स गियर है कि हमें हमारे यहाँ से शुरू करना है। इसमें किसी के भरोसे नहीं रहना है कि भाई वहाँ से शुरू होगा तब हम इसको काम को आगे ले जाएंगे। तो इसी के निमित्त आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। आप लोग यहाँ आए और समय आपने निकाला। इस समय मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद आप यहाँ आए हैं। और अभी मेरे मित्र पुष्पेंद्र जी ने इशारा किया है कि उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों पधार चुके हैं, शीघ्र भी अपना स्थान लेंगे। हम इनका इंतजार करते हैं। ब्रजेश पाठक जी, श्री ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री, और श्री संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं मंच पर उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं श्री आशीष धवन जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे संस्थापक हैं, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। आशीष जी, संदीप जी, श्री ब्रजेश जी। मैं हमारे अतिथियों को, खासतौर पे उप मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये FLN जो है, अभी मैं सारे जो उपस्थित लोग हैं उनको बता रहा था कि ये जो FLN काम करती है, इसका मूल उद्देश्य है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इसका उद्देश्य है, और चैलेंज ये है कि क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक के बच्चे स्कूल कैसे पहुँचें और उनको कम से कम पढ़ना आए और गणना आए। इसके लिए ये हम लोग सब काम कर रहे हैं CSF के जरिए, निपुण भारत के जरिए और समग्र भारत। हमारा उद्देश्य है शिक्षा का जो अलग है वो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। अभी शिक्षा के जो प्रयास हुए हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रयास हुए हैं। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया। उसको आगे बढ़ाते हुए जाना है। कायाकल्प योजना के तहत सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, लेकिन अब जो 2 साल में जो एजुकेशन लॉस हुआ है कोविड काल के दौरान, उस कोविड काल के लॉस को कैसे पूरा किया जाए और कैसे बच्चे स्कूल तक पहुँचें और इस टारगेट को, इस लक्ष्य को प्राप्त करें, हम सब इसी के निमित्त आज एकत्रित हुए हैं। इसी क्रम में मैं कुछ वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा जो बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे और हम सबको भी ये समझ में आएगा कि आखिर इस उद्देश्य क्या है, चैलेंज क्या है, चुनौतियां क्या हैं, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसी सबसे पहले मैं श्री गौरव गोयल जी हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगा। ये समग्र डेवलपमेंट एसोसिएट के फाउंडर CEO हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आएँ और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को बुनियादी शिक्षा में निपुण बनाने का जो बीड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सरकार की। मुझे स्मरण है मार्च 2020 में लखनऊ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था, जब सबसे पहले शपथ ली गई थी सभी अधिकारियों की उपस्थिति में, सभी शिक्षकों की उपस्थिति में, कि कैसे एक समयबद्ध तरीके से
सभी विद्यार्थियों को निपुण बनाया जाएगा। फिर कोविड का समय आया, कोविड महामारी का समय खराब रहा, स्कूल बंद रहे। अब फिर से 2 वर्ष बाद, 2.5 वर्ष बाद आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम के माध्यम से दोबारा उस संकल्प को एक बार दोहराया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमें जिस संस्था से मैं आता हूँ, समग्र अलग अलग राज्यों में अलग अलग महकमों के साथ, अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिलता है। इस समय उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में जिस तरह की ऊर्जा है और जिस तरह का दृढ़ संकल्प है, वो अद्वितीय है और वो बहुत ही आवश्यक है इस मिशन को प्राप्त करने के लिए। सुबह शाम दिन रात, शनिवार इतवार विजय किरण जी के नेतृत्व में पूरा महकमा, पूरा विभाग जो है इस अभियान के पीछे जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी बधाई। लेकिन जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है, हम उसको छोटा ना माने और उस लक्ष्य को साधने के लिए, उस चुनौती को साधने के लिए उतना ही बड़ा संकल्प चाहिए जो कि आज यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन संकल्प को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए केवल 2 बिंदु मैं कहना चाहूँगा, 2 बात रखना चाहूँगा। एक तो इस पूरे अभियान को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता। ये इतना जब सारे अभिभावक, सारे शिक्षक इस प्रयास में जब लगेंगे कि कैसे प्रत्येक विद्यार्थी को निपुण बनाया जाए, तभी ये संभव है। तो जन आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ है और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसको मैं उस जन आंदोलन की एक नींव के तौर पर देख रहा हूँ। जब हम कह रहे हैं कि यूपी है तैयार, उत्तर प्रदेश है तैयार, तो हम एक जन आंदोलन का एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम कितना भी प्रयास यहाँ लखनऊ से कर लें, जब तक कक्षा के अंदर बदलाव नहीं आएगा, कक्षा में किस तरह से पढ़ाई हो रही है, किस तरह से शिक्षण हो रहा है, जब तक वहाँ बदलाव नहीं आएगा तब तक भी इस लक्ष्य को साधना बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम ये जन आंदोलन और कक्षा में बदलाव पे ध्यान रख के अगले महीनों में और अगले कुछ वर्षों में से कर पाते हैं, तो ये साधना संभव है और ये जो हमारा संकल्प है वास्तविकता में बदलेगा। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक लखनऊ जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है दशकों तक। मैं बचपन से उनकी कविताएं पढ़ता आया हूँ, सुनता आया हूँ, उससे प्रेरणा लेता आया हूँ। तो उनकी कविता की 2 पंक्ति से अपनी बात समाप्त करूँगा। इसे अतिशोक्ति ना माने, एग्जैजरेशन ना माने, जो संकल्प इस कविता में दिखता है उसी प्रकार के संकल्प की हमें ज़रूरत है। कविता का शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आएं, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोयल जी। आपने जो समझाया उसके जरिए एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चला कि हमारी चुनौतियां क्या हैं, चैलेंज क्या है, हमें क्या करना है, और आपने कविता के माध्यम से एक प्रेरणादायक उद्बोधन दिया है। अब मैं संस्था के अध्यक्ष श्री आशीष धवन जी से अनुरोध करूंगा कि वे संस्था के बारे में भी बताएं और स्वागत भाषण भी उनसे अनुरोध करूंगा कि वे दें। आशीष धवन जी। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, हमारे बड़े डायनेमिक डीजी विजय जी, सर्वेंद्र जी, मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया है शिक्षा में के बारे में बात करने के लिए। और जो उत्तर प्रदेश में जो रिफॉर्म हो रहा है, जो मिशन प्रेरणा के तौर से शुरू हुआ और निपुण यूपी बनने जा रहा है, हम आपके साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। हमारा ये बिलीफ है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रोग्रेस हो सकता है। शुरू की जब मैं एक्चुअली बिजनेस दुनिया में था, मैंने सब छोड़ दिया और मेरे को ये लगा कि शिक्षा में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इंडिया में। और भारत में जब मेरे को पता लगा, एक वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट, उसमें सब देश की रैंकिंग है और भारत में 50 से ज़्यादा प्रतिशत, 55% बच्चे लर्निंग पुअर हैं। मतलब उनके पास ये जो फाउंडेशनल स्किल्स, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, FLN, जो बुनियाद है शिक्षा की, वो नहीं है। मतलब ये पढ़ नहीं सकते हैं,
गणित नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो अगर ये बेसिक फंडामेंटल स्किल्स, फाउंडेशनल स्किल्स नहीं हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये बच्चे जो हैं फिर 5वीं कक्षा के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उनका लर्निंग लेवल वो बढ़ता नहीं है, वो उसी लेवल पे अटक जाते हैं। तो ये निपुण भारत जो मिशन बना है, एक्चुअली इसका जेनेसिस ये है कि भारत सरकार ने एक कमिटी को लगाया ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी इसके चेयरमैन रहे। तो हमारी संस्था ने उनके सामने बहुत प्रेजेंटेशंस किए और बहुत और संस्थाएं हैं, एंड इवेंचुअली उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लियरली लिखा गया कि ये जो FLN है इसको मिशन मोड में डाला जाए, ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए शिक्षा में, और 5 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो 50% जो लर्निंग पॉवर्टी है इसको हमें इरेज करना है। और फिर प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया पिछले साल ये निपुण भारत मिशन, ताकि सब राज्य ये एक लक्ष्य बनाएं कि जो FLN है इसका टारगेट जो देश को अचीव करना है। उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा ऑलरेडी शुरू हो चुका था, लॉन्च हो चुका था। जैसे गौरव ने कहा मार्च 2020 में, एंड सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन एक पार्टनरशिप में आके समग्र के साथ, गोयल अभी बात कर रहे थे, और विक्रमशिला एंड लर्निंग एंड लैंग्वेज फाउंडेशन, हम सब संस्था मिलके सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे और भी पार्टनर्स अब आ गए हैं, USAID, एक IPEL प्रोजेक्ट है, और फिर इन्वेस्ट एज वेल, एंड केयर इंडिया। तो एक बड़ा कोलिशन है जो यूपी को सपोर्ट कर रहा है। एंड बहुत प्रोग्रेस हुआ है पिछले 2 साल में, इवन दो कोविड का समय था फिर भी बहुत प्रिपरेशन हुई। एक तो लर्निंग गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं वो भी डिफाइन हो चुके हैं, और ये सब अब टीचर्स जो हैं, जो शिक्षक हैं, अब उनको ये पता है कि बच्चों को क्या सीखना है दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, एट्सेट्रा। और बहुत प्रोग्रेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो टीचर गाइड्स हैं, वर्कबुक्स हैं। सर्वेंद्र जी के साथ, दूसरों के साथ मिलके ये बनाया गया है। टीचर्स की ट्रेनिंग, नया काडर, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स का 4000 से ज़्यादा ARPs जो सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम को, और जितने भी और टूल्स हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम एट्सेट्रा, बहुत ही काम हुआ है। हमारी संस्था जो है 12 राज्यों में काम करती है, बट मेरे को ये लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो कहीं और नहीं हो रहा है। एंड मैं जितने भी हमारे शिक्षक हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बिकॉज़ जो कोविड के बजाय हमने बहुत प्रोग्रेस किया है, और मेरे को लगता है कि अगले 2 साल में हमें लर्निंग आउटकम्स पे असर दिखाई देगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हमारी सपोर्ट रहे, और विजय जी आपके साथ मिलके और सर्वेंद्र जी के साथ मिलके हम यूपी में जो है उसको नंबर 1 स्टेट बना सकें निपुण भारत मिशन में। थैंक यू आशीष जी, आपने बहुत विस्तार से FLN के बारे में बताया और ये जानकारी दी कि किस तरह से FLN काम करता है, किस तरह से उसका प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। अब मैं डॉक्टर पूनम स्मिथ सरीन हैं, उनसे अनुरोध करूंगा। पूनम स्मिथ सरीन डिप्टी डायरेक्टर हैं जनरल डेवलपमेंट ऑफिस USAID की, वो भी उनसे अनुरोध करूंगा कि FLN के बारे में बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। Thank you for the opportunity
to be here. So Honorable Mr. Brajesh, Chief Minister, Education Minister, and Ashish, but also Vijay Ji, as I've heard Ashish mention. I apologize, but if you permit me, I'll speak in English for a little while. Thank you. So I represent the United States Agency for International Development, USAID, and it's really an honor to be in UP in this program, which is starting the whole session with Uttar Pradesh Hai Taiyar. And why I say that is, I came to India in last October. इसीलिए मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, तो कोशिश में इतनी शुद्ध हिंदी में कर नहीं पाते हैं. So I'll try and speak a little bit in that. But the point is, I do understand Uttar Pradesh Hai Taiyar. What does that mean? You know, and in all my discussions, I met many of the government officials in the last 6 months. I've gone to many states, and I've spoken to educational practitioners, development agents, and one thing is clear to me, that Uttar Pradesh is taiyar, or is ready. It is ready to take the next steps. And I think Ashish just mentioned the whole Prerna movement. I was so impressed when I heard all about that, because that's what this FLN movement is all about. And UP knew that even before the Nipun Bharat mission came in. You know, they were already practicing it. So it's really a proud moment for us as USAID that we are here supporting this great effort. And I think Ashish mentioned IPEL, which is India's partnership for education and learning. And the goal of this partnership, where we are supporting CARE, and they have a consortium. The consortium is with CSF, Room to Read, and KPMG. And I think all our partners here would be hopefully around here. And this consortium, the whole goal is to support foundational learning, because education, the root of good learning is at the foundation. If you don't have a good foundation, you're not going to be successful. And for India, it is really important, with all its number of people, that if we can improve that learning, what do? We get better students, and better students are our future. Good education is what is going to lead us forward, right? So, you know, it's wonderful that UP is taking the lead on all of this. We expect that we will take the lessons learned from whatever all of you do and take it forward to other states as well. That's why I think UP was the first one with this program on. It is not just by mere luck that we are having the first program in UP. We knew that this was one of the pioneer states which is going to give us lessons for many of the other states. So you know, IPEL, our program with USAID is supporting, works in 4 states, which is UP, Bihar, Jharkhand, and it's also working in Delhi. And in all of this, our goal is to improve literacy, improve numeracy, but also get the right tools and work with the government. That is one of the biggest issues we have focused on this program. And whenever I have discussions with our partners, one of the elements in it is, without the governments, without the system and structures, this effort is not going to go anywhere. A program is only a program. And the administrator of USAID, Samantha Powers, who actually is coming to India next week, and she's going to be meeting with the Prime Minister as well in Delhi, her message to all of us has been that please measure progress, don't measure programs. So IPEL is a program, but that's not what we are measuring. We are going to be measuring learning outcomes. What happens because of this? Where are we going without that? And without your support, sirs, and everybody in here, we are not going to move forward. I loved that poem, and I could understand that. That I could understand. We have to join forces. We've got to work together to make it happen. And USAID is absolutely, absolutely committed
to working with the government, working with state officials, working with you all in the bureaucracy over here to make sure we address the challenges and adapt. Because we may take a method which doesn't work, but there's always a reason to be flexible in something as great as this. I wanted to leave with an example that we've been in USAID, we've been engaged in education since 2012. We've done a lot of programs. And one of our programs since 2012 was to increase reading and reading skills in young children. And our partner for that was Room to Read. Is anybody here from Room to Read? All right, Room to Read. So they were our partners early, and the whole point was improving early learning, right? And we did this through learning materials, teaching materials, training of teachers, libraries, and so forth. There were a lot of different elements in it. And we also had demonstration schools in UP, for example. So when one of the proud elements for us, which I wanted to relate here, was the fact that Prime Minister Modi, when he went to Varanasi, one of the demo schools he went to was one USAID had supported. And it was in there that he actually expressed how important foundational literacy was. And we are so, so grateful to the government of India and especially Prime Minister Modi to recognize that foundational literacy is important. We do feel that some of our advocacy over the so many years has helped lead us to Nipun Mission Bharat. So in some ways, we feel very bonded with this policy. And we expect to keep supporting it because we really strongly believe in that. So we are very glad you're all here. We are very glad CARE with our partners, which is CSF, Room to Read, and KPMG, can together make a difference. And we are totally committed to moving forward on this project and adapt. And I know as a wing of US government, we are still a government, and governments take time to adapt. But we promise you we are committed to adapting and making this a success. So thank you and namaste, right? Thank you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पूनम। मैं सर्वेश मिश्रा जी हैं, राष्ट्रपति पदक प्राप्त प्रधानाध्यापक हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर सर्वेश मिश्रा प्रधानाध्यापक हूं प्राथमिक विद्यालय मूड़घाट जनपद बस्ती में और SRG का भी दायित्व देख रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का और आज के इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए एक शिक्षक के रूप में निपुण भारत को लेकर क्या तैयारी हमारे स्कूलों में, हम क्या करने जा रहे हैं। और पहले से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा राज्य जो पूरे देश में FLN को लेकर निपुण भारत अभी लागू हो रहा है NEP 2020 के अंतर्गत, वो काम हम पिछले 2.5 सालों से कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि मिशन प्रेरणा जब हमारा चालू हुआ तो उसका भी पर्पज FLN को ही फोकस्ड था और वहाँ हम बच्चों के न्यूमेरेसी और लिटरेसी पे ज़्यादा फोकस काम कर रहे थे। अभी जब निपुण भारत लॉन्च हुआ है तो हमारे शिक्षक, हमारी कक्षाएं काफ़ी हद तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो रही हैं और हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जो शुरू में संदर्शिकाएँ टीचर्स के लिए हैंडबुक बनाई गई, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, साथ ही अभी निपुण भारत के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ विकसित की गई। इन सबका पर्पज यह है कि हमारा टीचर अपने शिक्षण स्किल जो है, जो बच्चों को सीखने, भाषा और गणित की जो मूलभूत दक्षताएं हैं, उनको कैसे ज़्यादा बेहतरी से सिखा पाए। साथ ही कोविड के दौरान लर्निंग लॉस हुआ हमारे बच्चों का, यह सर्वविदित है। उसका कारण यह है कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे उनके पास मोबाइल्स का अभाव, डेटा का अभाव, तो ये सत्य है। बट उस क्रिटिकल टाइम को भी हमारे टीचर्स ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और अपने आप को स्किल करने के लिए दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग्स लेके अपने आप को मजबूत किया और उन गार्जियंस के साथ मोहल्ला कक्षाएं संचालित करा के जो एक बॉन्डिंग करी कम्युनिटी के साथ, वो हमें फ़ायदा देने जा रहा है। और निपुण भारत का जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हमारे शिक्षक मिशन प्रेरणा के लक्ष्य के साथ कनेक्ट करते हुए ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। हमारी कक्षाएं
102 से ज़्यादा पोस्टर्स। पहले हम लोग के पास विकल्प होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, चाक होता था, लेकिन आज हमारी क्लासरूम्स पोस्टर से सजे हैं। वहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पड़े हैं, लाइब्रेरी की बुक्स एनबीटी की और विभाग द्वारा हर स्कूल्स में सप्लाई कर दी गई, स्मार्ट क्लास लग रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि हमारा प्रदेश निपुण भारत के लक्ष्य को लेकर तो तैयार ही है। साथ ही साथ हमारे शिक्षक साथी, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ, निपुण भारत को की दक्षताओं को हर बच्चे तक पहुँचाने के लिए संकल्पित हैं। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि निपुण भारत की दक्षताओं को हम बहुत ही शीघ्र अपने बच्चों तक पहुँचाने में सफल होंगे। धन्यवाद। अब जो मुख्य कार्यक्रम है वो हमारे विद्यार्थियों को बुनियादी कौशल का ध्यान रखते हुए शिक्षकों के लिए क्लास 1 से क्लास 3 के लिए भाषा एवं गणित की शिक्षक संदर्शिका, जिसे हम गाइड कह सकते हैं, गाइड का एक विकास किया गया है, बनाई गई है, जिसमें साप्ताहिक शिक्षण योजना पर फोकस है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। उसमें एक साइंटिफिक तरीके से उसको समझाया गया है। इस संदर्शिका में, इस डायरेक्टरी में 22 सप्ताह की एक पूरी योजना है, प्लानिंग है। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि कोविड के कारण जो लर्निंग लॉस हुआ है एजुकेशन का, उसको निपुण भारत मिशन में क्लास 1 से क्लास 3 में किस तरीके से हम ले सकते हैं, किस तरह से उसमें दक्षता हासिल कर सकते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी है। मैं बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह जो शिक्षकों के लिए गाइडलाइन बनाई गई है उसको उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को संदर्शिका भेंट करें। और उप मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि अपने भाषणों में जहाँ भी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं प्रदेश में और सबके चहेते हैं, वह इस डायरेक्टरी के बारे में अपने भाषणों में जिक्र करें, बताएं, ताकि FLN की जो मिशन है, मुहिम है, वो कामयाब हो सके। इस संदर्शिका के बाद मैं श्री संदीप जी से ही अनुरोध करूंगा कि लक्ष्य जो तय किए गए हैं वह लक्ष्य भी श्री उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी को भेंट करें। बगैर किसी टारगेट के हम सब लोगों ने कॉर्पोरेट ग्रुप में काम किया, बगैर टारगेट के कोई काम और कोई अचीवमेंट होता नहीं है। तो ये वो टारगेट है, वो हमें याद दिलाता रहेगा। और इन टारगेट के लिए मैं बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने दफ्तर में भी लगाएं, और उप मुख्यमंत्री जी से भी यही अनुरोध है। ये जो टारगेट है हम सबको याद दिलाते रहेंगे, हम सब लोग को भी अगर ये उपलब्ध हों तो हम सब लोग भी इनको अपने स्थान पर लगाएं। टारगेट के बाद मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि निपुण भारत और इसके शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग शपथ लेंगे। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शपथ स्क्रीन पे दिखाई देगी। अतिथियों के हाथ में शपथ है। कौन पढ़ेगा? उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि वे माइक पे आके शपथ पढ़ें। देख निपुण भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए आप सबको शपथ लेना है। शपथ के लिए मैं प्रारंभ करूंगा। सब लोग अपना अपना नाम लेंगे। मैं अपना अपना नाम ले लीजिए। संकल्पित होते हुए शपथ लेता हूं कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए सभी सहभागियों को प्रेरित करूंगा। मैं अपने विद्यालय, विकासखंड, जनपद, मंडल व प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ब्रजेश पाठक जी।
हमारे यहाँ, हम भारतीय लोग हैं, हमारे यहाँ परंपरा है कि हम पूजा भी शुरू करते हैं तो उससे पहले पंडित जी संकल्प दिलाते हैं। तो पंडित जी ने संकल्प दिलाया है शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाने का। इस यज्ञ में, इस हवन में हम सबको आहुति देना है और आप सबके बिना ये संभव नहीं है। तो ये पूर्ण आहुति तभी होगी जब हम सब लोग इसमें हाथ बटाएंगे। अब मैं बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। श्री संदीप सिंह जी। आज यहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आज यहाँ पे निपुण भारत के कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में, आज की इस कार्यशाला को जिनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, हमारे ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी का मैं अपने हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पे उपस्थित हमारी सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन को मार्गदर्शन दे रहे श्री आशीष धवन जी, श्री विजय किरण आनंद जी, हमारे डीजी स्कूल श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी, निदेशक बेसिक शिक्षा, हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे के उपाध्याय जी, एवं यहाँ उपस्थित अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग फील्ड्स से एजुकेशन के फील्ड में सपोर्ट कर रहे सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, आप सभी का मैं अपने हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। I would like to start with a few lines said by Nelson Mandela ji. Education is the most powerful tool which can use to change the world. यानी शिक्षा एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम दुनिया को बदल सकते हैं। और जिस चीज को लेकर के अभी यहां पे चर्चा भी चल रही थी कि हम सब लोगों को जो बेसिक शिक्षा विभाग है, हमारे ऊपर जो दायित्व है, वो हम सब लोगों को बच्चों का बेस जितना स्ट्रांग होगा, रूट्स जितनी स्ट्रांग होंगी, उतना ही वो बच्चा आगे जाकर के अपने फ्यूचर में, अपने करियर में उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। हमारा वो दायित्व है। इसीलिए कक्षावार हर एक क्लासरूम में शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, लर्निंग आउटकम्स को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, हम सब लोग इस पे एक वृहद रूप से कार्यक्रम भी चला रहे हैं और बहुत पहले से मिशन प्रेरणा के माध्यम से हम सब लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, जिसको हम सब लोग भारत सरकार के निपुण भारत का जो हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत अब इसी को समायोजित कर दिया गया है। निपुण भारत के लक्ष्यों को हम सब लोग जब तक हर एक व्यक्ति, हर एक शिक्षक, हर एक संस्था जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जब तक अपना योगदान हर एक व्यक्ति नहीं देगा अपने स्वयं के इंटरेस्ट के ऊपर,
तब तक हम इस पे जो सफलता हमको मिलनी चाहिए उस सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों के लिए क्लासरूम्स में एक बेहतर एनवायरनमेंट बने। विभिन्न तरह के टीएलएम, वर्कबुक्स, प्रिंटेड सामग्री, अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स, मैथ्स किट्स, लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी बच्चों के लिए रोचक किताबें एवं समय सारणी आदि शैक्षणिक सामग्री भी बच्चों को अब उपलब्ध कराई जा रही। जिस तरह से अभी हम सब लोगों ने कोविड का फेज देखा, और अगर मैं एजुकेशन फील्ड की बात करूं तो पठन पाठन के कार्य को इस बीच हम सब लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से इसको प्रारंभ रखा, लेकिन एक गैप डेवलप हुआ है। इस गैप को भी डेवलप करने के लिए, इस गैप को फिलअप करने के लिए भी सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से 3 महीने के मॉड्यूल्स हैं जो इस कोर्स के माध्यम से एक गैप को ब्रिज करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम के परिणामों को भी विश्वसनीय बनाए जाने हेतु हमारी सरकार के द्वारा स्वतंत्र बाह्य संस्थाओं के माध्यम से मूल्यांकन की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी आवश्यक है, जब तक एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा वातावरण बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, तब तक जितनी भी तरह के प्रयास किए जाएं वो सारे प्रयास का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सरकारी जितने हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, 2017 से पहले जो स्थिति थी और जो आज 2022 में स्थिति, आप में से काफी सारे लोगों ने हमारे परिषदीय विद्यालयों में आप लोगों को जाने का अवसर मिला होगा। और जो स्थिति आज इस 5 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण करने के बाद हम सब लोग जिस स्थिति में इस विभाग को लेकर के आए हैं, परिषदीय विद्यालयों को लेकर के आए हैं, मुझे लगता है कि देश में सबसे बड़ा अभियान हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चला करके कायाकल्प, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सारे स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। 19 डिफरेंट पैरामीटर्स को सिलेक्ट किया गया, जिसके अंतर्गत जो अभी तक हमारी कार्य को पूर्ण कर लेने की जो स्थिति है, 82% ऑफ दी स्कूल्स में ये सारे 19 पैरामीटर्स में काम पूरा कर लिया गया है। इसकी प्रगति 2017 में केवल 32% थी। पिछले 5 वर्षों में, इस बीच में कोविड को भी हम सब लोगों ने सामना किया है, लेकिन 5 वर्षों में इसको 82% पे हम सब लोग लेकर के आए। आज हर एक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं, बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, स्कूल में टाइल्स नहीं होती थी, फर्नीचर नहीं होते थे। जब तक ये सारी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी तो बच्चा स्कूल में जाकर के कैसे शिक्षा को ग्रहण करेगा। आज इन सारी कमियों को पूरा करने का जिम्मा उठाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर के एक वृहद अभियान चलाया। जब सारे
विद्यालयों का हम सब लोगों ने जीर्णोद्धार किया। इसी के साथ साथ हमारे सामने एक और चुनौती थी, विद्यालयों में घटता हुआ बच्चों की संख्या। परिषदीय विद्यालयों में जब सारी सुविधाएं नहीं थी तो उसी के साथ साथ बच्चों के नंबर्स लगातार कम होने लगे। इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चिंता जताई गई और हम सब लोगों ने स्कूल चलो अभियान के माध्यम से एक वृहद अभियान चलाया, एक ड्राइव कह लीजिए इसको, जिसमें हर एक व्यक्ति फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मुख्यमंत्री जी से लेकर के गांव में पढ़ाने वाला शिक्षक भी इस अभियान के साथ जुड़ा। इस अभियान को एक सफल रूप दिया। हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो सरकारी परिषदीय विद्यालयों में जो छात्रों की नामांकन की स्थिति थी वो 1.52 करोड़ थी, जो कि कंटिन्यूअसली कम होती चली जा रही थी। और आज हम सब लोगों ने जो अचीव किया है, 1.90 करोड़ स्टूडेंट्स आज हमारे परिषदीय विद्यालयों में एनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड। यही नहीं, इसी के साथ साथ सभी बच्चों का आधार भी बनवाया जा रहा है और आधार वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है, जिससे कि जो नंबर्स हो वो इन्फ्लेटेड ना हो, हर एक बच्चा जेन्युइन हो और हर एक बच्चे तक सारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा एक ट्रैकिंग सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि एक भी बच्चा ऐसा ना हो वो आउट ऑफ स्कूल कहलाया जाए या बीच में शिक्षा को छोड़ दे। इसके लिए हम सब जब तक एक एक व्यक्ति की यूनिक, एक एक छात्र की यूनिक आईडी नहीं डेवलप करेंगे तब तक यह संभव नहीं होगा। और हम सब इस पे कार्य कर रहे हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को हमारी सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। इसी के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के लिए भी एक सामर्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से दिव्यांग बच्चों को उनकी चिकित्सकीय परीक्षा उपकरणों के बारे में, उनको जो भी शिक्षकों के ऐसे दिव्यांग बच्चों को उनके पठन पाठन के कार्य के लिए ब्रेल पुस्तकें, इन सारी चीजों को हमारी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि कोई भी समाज का वर्ग ऐसा ना हो जो शिक्षा व्यवस्था से आज अपने आप को छूटा हुआ महसूस करे। हमारी सरकार हर एक वर्ग, हर एक समाज, हर एक व्यक्ति तक शिक्षा को लेकर के जाने का हमारी सरकार के द्वारा संकल्प लिया गया है, और जिसको हम सब लोग आप सबके योगदान से, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर सकता, जब तक हर एक व्यक्ति का जॉइंट कोलैबोरेशन और सबका एफर्ट इसमें हमें नहीं मिलेगा, तब तक ये जो लक्ष्य हमने लिया है इसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, तो देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य। अन्य ऐसे भी हमारे देश में प्रदेश हैं जिनकी पूरे प्रदेश की इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी केवल हमारे छात्रों की संख्या है। तो हम सब मिल करके इस जिम्मेदारी को उठाएं। हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के अभियानों के माध्यम से स्कूल्स को बेटर किया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस दी जा रही हैं। लगभग 18,000 से भी अधिक हमारी स्मार्ट क्लासेस हैं और आने वाले समय में इतनी ही और प्रतिवर्ष स्मार्ट क्लासेस को हम सब लोगों ने बढ़ाने का लक्ष्य लिया है। लेकिन आज का युग टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्धारित युग है, और जब तक हमारे छोटे बच्चे इस टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में उनके सामने जितनी भी चुनौतियां आएंगी या फिर जो भी अवसर मिलेंगे
बिना टेक्नोलॉजी से अपने आप को फ्रेंडली करे हुए आने वाले समय को हम सब लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए हम सब लोग बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से आने वाले भविष्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बच्चों को इन सारी चीजों से यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी सरकार के द्वारा हर एक विद्यालय को आने वाले समय में 2-2 टैबलेट्स भी हर एक परिषदीय विद्यालय को देने का हमारी सरकार के द्वारा योजना बनाई गई। क्योंकि स्मार्ट क्लासेस हर एक विद्यालय में जाएगी, लेकिन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन टैबलेट्स को हम सब लोग हर एक बच्चे तक, हर एक विद्यालय तक जल्दी पहुंचा सकते हैं। हर एक बच्चा टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को अपग्रेड करे, इस पे हम सब लोगों का प्रयास है। कायाकल्प के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया, एक वृहद अभियान चलाया गया और स्कूल्स को बहुत बेहतर बनाया गया है। इसी के साथ साथ काफी सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारे लोग हैं, एनजीओज के माध्यम से भी बहुत सारा कार्य कराया जा रहा है, जो लोग विद्यालयों को गोद लेकर के उसके कायाकल्प में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उसके लिए भी यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी साथी हैं, सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम सब इस नोबल कॉज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को अब और भी पारदर्शी और आसान बना दिया गया है। हम सब लोग आने वाले समय में एक पोर्टल के माध्यम से, कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल, स्कूल्स को गोद लेने की जितनी भी व्यवस्था है, स्कूल्स में आपको डोनेट करना है, जो भी चीज है, एक पारदर्शी तौर पे दुनिया में बैठे हुए कहीं पर भी हम इस पोर्टल के माध्यम से अपने परिषदीय विद्यालयों की स्थिति को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आने वाला युग, जैसा कि मैंने कहा, कि टेक्नोलॉजी का युग है, और जब तक हम टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम सब और बेहतर स्थिति में नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा लक्ष्य है, निपुण भारत का लक्ष्य, हम सब लोग अपना योगदान देते हुए और सक्रिय भूमिका इसमें निभाते हुए, क्योंकि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है, हम सब अपना योगदान देंगे और अपने प्रदेश को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सब लोग अपनी एक सक्रिय भूमिका को निभाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर के मुझे अवसर मिला कि यहाँ पे आप सब लोगों से मिल सकूं, आप सब लोगों के विचारों को मैं सुन सकूं। मैं अपने हृदय से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संदीप सिंह जी। आपने बहुत सारगर्भित तथ्यात्मक स्पीच में ये बताया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से हम कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों का, विद्यालयों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है, उसके बारे में भी आपने बताया, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब मैं उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना उद्बोधन दें और किस तरह से हम अपने FLN मिशन को आगे ले जा सकते हैं, मार्गदर्शन दें। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग तथा सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के संयुक्त निपुण भारत कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए आयोजित इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं बेसिक शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री, हमारे छोटे भाई आदरणीय संदीप सिंह जी, वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय विजय किरण आनंद जी, निदेशक आदरणीय सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी, हमारे साथ डायस पर आदरणीय आशीष धवन जी, संचालन कर रहे आदरणीय के उपाध्याय जी, सामने बैठे आदरणीय उमा भरतिया जी, आदरणीय राजीव वर्मा जी, आदरणीय अशोक मोतियानी जी, आदरणीय अनिल बजाज जी, आदरणीय श्याम जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल अंकुर जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, वरिष्ठ साथियों। बहुत देर से हम लोग मंथन कर रहे हैं बेसिक शिक्षा के लिए। मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग आधुनिक भारत के निर्माता की भूमिका में है।
और जब हम भारत के निर्माण की बात करते हैं तो बगैर उत्तर प्रदेश के निर्माण के वो भारत का निर्माण संभव नहीं माना जाएगा। हम लोग 25 करोड़ लोग हैं। अभी संदीप जी बता रहे थे कि हमने 1.90 करोड़ बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया है इस वर्ष। दिल्ली की जनसंख्या ही 2 करोड़ है। हम किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और इसमें आप सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन जैसे जो एनजीओज हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। सब कुछ अपना कारोबार छोड़ करके, अपनी सुख सुविधा छोड़ करके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, नए भारत का निर्माण हो, उसके लिए आशीष धवन जी ने अपना पूरा समय देने का काम किया है और साथ में हमारा शिक्षा विभाग भी लगा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं निपुण भारत कार्यक्रम की सफलता के लिए आपके संगठन को, और संदीप जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग ने बहुत बेहतर काम किया है। हमारे पास जो बच्चे हैं उनको हम उच्च कोटि की शिक्षा, सर्वोच्च कोटि की शिक्षा कैसे प्रदान करें, यह हमारी जिम्मेदारी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के साथ साथ प्राइवेट संस्थान भी हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने प्रगति की है, प्रगति की अंधी दौड़ में हमने अंक तालिका को सब कुछ मान लिया है, मार्कशीट को सब कुछ मान लिया है। अपनी जीत का पैमाना पहले डिवीजन से जोड़ा। पहले माना जाता था जब हम लोग हाई स्कूल इंटर किए, जिसका 60% आया पूरे गांव में ढोलक बजती थी कि फलाने का लड़का फर्स्ट क्लास पास हो गया। अब फर्स्ट क्लास का कोई मैटर नहीं रह गया। फर्स्ट क्लास हुआ मतलब वो फर्स्ट क्लास आने वाला बच्चा रोता हुआ मिलता है। हमारे एक मित्र थे, परसों रिजल्ट आया है स्कूल का, उनके घर हम गए, उसके 80% मार्क्स आए थे, वो रो रहा था। और हम लोगों के में 60% आ गए तो पूरे गांव में ढोलक बजती, लड्डू बजता था। स्थितियां हमने खुद तैयार की हैं। हमने तैयार की कि हम अपने जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा को जोड़ दिया और शिक्षा को हमने मार्कशीट से जोड़ दिया, अंक तालिका से जोड़ दिया, डिवीजन से जोड़ दिया। जिम्मेदार कौन है? यह अंधी दौड़, पाश्चात्य संस्कृति कि हमको कम समय में सब कुछ पा लेना है। मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कोई अखबारी जगत से जुड़ा है, कोई स्कूली शिक्षा से जुड़ा है, कोई उद्योग जगत से जुड़ा है, सभी अन्य लोग, सब लोग काम कर रहे हैं। सभी काम महत्वपूर्ण है। कोई काम अगर लाइट न जल रही हो तो हमारा तुम्हारा ज्ञान बेकार जाएगा। छोटी सी बात है, लाइट तो मैकेनिक का काम है। मैकेनिक को आपने कोई बहुत होगा तो आईटीआई की ट्रेनिंग दे दी होगी, बीटेक की दे दी होगी, इससे अधिक तो नहीं कुछ दिया होगा। लेकिन अगर बत्ती न चले, एसी न चले तो क्या होगा? पूरे तंत्र में सबकी भूमिका आवश्यक है और सभी महत्वपूर्ण है। सब अपना अपना दायित्व कर रहे हैं। मेरा मानना है हम लोग जो भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, ये हमने नहीं तय किया है। अगर ये क्षमता हमने डेवलप कर ली होती कि हम आईएएस ही बनेंगे, हम नेता ही बनेंगे, हम मास्टर ही बनेंगे, हम अनाउंसर ही बनेंगे या हम लाइटमैन बनेंगे, तो आप निर्माता कहे जाते। निर्माता तो कोई दूसरा है। मेरा मानना है कि हम लोग जितने लोग भी आ रहे हैं, ये रामलीला के मंचन की तरह डायरेक्टर कोई हमारे जीवन का दूसरा है, डायरेक्टर ऊपर है। और हम लोग नौकरी के लिए दौड़ने लगते हैं। हाई स्कूल इंटर पास हुआ तो पत्रकार पूछते, भैया क्या बनोगे? पूछते हैं ना, ये नहीं पूछते कि क्या ज्ञान मिलेगा तुमको। टीचर्स से मैं कहना चाहता हूं, मैं लगता है ज्यादातर टीचर से, मिश्रा जी को भी हम लोगों ने सुना, बस्ती से चल करके आए। जब हम लोग पढ़ते थे, हम भी प्राइमरी पाठशाला के पढ़े हैं। हम गंगारामपुर प्राइमरी पाठशाला के प्रोडक्ट हैं और कक्षा 1 से 5 तक हमने वहां शिक्षा ग्रहण की। कक्षा 6 से 8 तक भी हमने जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, जो सरकारी शिक्षा थी। हम लोग जब पढ़ते थे तो विद्यालय का टीचर ही महत्वपूर्ण होता था। माता पिता के बाद उसी का नंबर आता था। और स्कूल में हम लोगों को कक्षा 1 में आते थे, थोड़ा बहुत चित्रीय ज्ञान दिलाया जाता था। उसके बाद वो डाल पल बानर आया, याद होगा हमारे उम्र के लोगों को, याद है ना आप लोगों को? डाल पे बानर आया, रमेश चल, 2-2 शब्दों के
पुस्तकें होती थी। धीरे धीरे और बढ़ते गए। कक्षा 3-4 में आए तो पहाड़ा याद कराया जाता था। पहाड़ा के बारे में याद है दादा ना? अब कितने बच्चों को, सब लोग कैलकुलेटर लिए घूम रहे हैं। हम लोगों को उस समय जो पहाड़ा याद कराया गया था, तो 20 तक का पहाड़ा याद करके आइए, नहीं तो फिर पिटाई होती थी, ठीक से पिटाई होती थी। और कि कोई अभिभावक स्कूल में जाके कंप्लेंट नहीं करता था कि हमारे बच्चे को आपने पीटा है। अगर बच्चे की पिटाई हुई है और घर में बता दिया है, तो बच्चे को ही डांट लगती कि तुमने जरूर कुछ गलती की होगी स्कूल में। सुलेख लिखाया जाता था, कौशल्या, शत्रुघ्न, कठिन शब्द होते थे। लाल सेठे की कलम से, स्याही से वो लिखते थे और नीले से हम लोग लिखते थे। फिर उसको धूप में सुखाते थे, फिर उसमें गोल्डन टाइप की चमक आती थी, ऐसी स्याही होती थी। अब क्या हो रहा है? आप सोचते हैं कि सब कुछ याद हो जाएगा, हमने पढ़ा दिया है तो चेला सब सीख के घर चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि जो हमने पढ़ाया है, क्या बच्चा सीख पाया, ग्रैप्स कर पाया है? फाउंडेशन कैसे मजबूत होगा? अब तो 2 साल तो हमारे ऐसे चले जाते हैं कि एक लोअर प्रेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोअर प्रेप है, अपर केजी 3 साल चले जाते हैं ना। हम लोग तो 3 साल वाले नहीं, सीधा 1 में प्रवेश मिला था। हमारे जमाने में अपर केजी नहीं होता था, कक्षा 1 में एडमिशन मिला था, कक्षा 5। और वो लड़का तेज पढ़ने वाला कहते 4 के बजाय सीधे 5 में करा दो। और जितने हम लोगों को उम्र वाले होंगे, पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ सबकी स्कूल में या तो जून होगी, जुलाई होगी या जनवरी होगी, पूछिए, सबने बैठे लोग। तब ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का चलन नहीं था। कल पिताजी ने भेजा है, वो लिख दो इनकी उम्र कितनी, कहने 5 जून को स्कूल खुल रहा, कल 3 जुलाई लिख दो, ठीक है, 5 हो गए, 5 साल का लड़का। ऐसे होता था। अब बच्चा 2.5 साल का हुआ नहीं, माता पिता लेके पहुंच गए, उसको बेचारे को रोता जा रहा है, आंख पोंछता जा रहा है और टॉफी मांगता जा रहा है, उसको छोड़ दिया। बहुत कठिन चुनौती हमारे सामने, और इस चुनौती को हम ही स्वीकार करेंगे और हम ही ठीक करेंगे। हम अपने टीचर से कहना चाहते हैं, उस जमाने के जो हमारे साथी होंगे उनसे पूछिए, पहाड़ा अभी भी याद होगा, याद है ना? अभी किसी से पूछिए तो कैलकुलेटर ढूंढने लगेगा। सबसे सरल पहाड़ा 15 का होता था याद करने में, याद है ना? याद है 15 का पहाड़ा? 15 का 15 दूनी 30 45 चक्कू 60 पन्ना 75 छक्का 90 70 105, याद है ना? अभी तक याद है। तो मैं अपने टीचर से कहना चाहता हूं, हमारे जितने अध्यापक बंधु हैं, इस जिम्मेदारी को समझो। जो आने वाली पीढ़ी सामने बैठी है, ये हमारी पीढ़ी है, ये हमारी पूंजी है। और हम कैजुअली उसको पढ़ा के ब्लैक बोर्ड पे या ये जो आपका स्मार्ट बोर्ड आ गया, पढ़ा के चले जाते हैं, समझ में आवे ना आवे जाए, कैसो 3 बजे, यही तो है। आपने क्या बच्चे से जो आज पढ़ाया है, कल उससे पूछा है कि तुमने बेटा जो आज पढ़ा था वो कल तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं है? नहीं है। जब इम्तहान आता है तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं और उसको पास करा देते हैं। धीरे धीरे कक्षा 6 में पहुंच गया। कक्षा 6 में जब बच्चा पहुंचा तो 3 महीने तो निकल जाते हैं, क्योंकि सिस्टम बदला हुआ होता है। कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 में पूरी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो 2-3 महीना तो बोर्ड की तरफ देखता रहता है, और होमवर्क दिया जाता है तो माता पिता करा देते हैं, यही है ना? लेकिन बच्चे को कोई सिखाने का प्रयास नहीं करता। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं अपने सभी टीचर्स से, पूरे प्रदेश के टीचर्स से, बच्चों को अपना बेटा मान करके, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, एक एक बच्चे पर नजर रखें और एक एक को सिखाएं। जरूरी नहीं कि बच्चे की बुद्धि, सारे बच्चों की बुद्धि एक जैसी हो, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन खराब कोई बच्चा नहीं होता, सभी बच्चे बराबर हैं। हमको एक साथ सबको समवेत, बेहतर से बेहतर उसको समझा के भेजना है कि 1 और 1 2 हुआ तो कैसे हुआ। किसी विद्यालय में हम लोग गए थे, मुख्यमंत्री जी भी बता रहे थे कि एक टीचर कहीं हमारे बेसिक शिक्षा स्कूल में पढ़ा रहे थे, 1 का मतलब है 1 नाक है, 2 का मतलब है 2 कान है। तो उसको याद नहीं करना पड़ेगा, उसको मैथ नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको आपने इस प्रकार सिखा दिया है उसको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बहुत अधिक वक्त नहीं लूंगा। मैं निपुण भारत कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और अपने सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के आदरणीय धवन साहब का आभार प्रकट करता हूं, विजय किरण आनंद जी का आभार प्रकट करता हूं और आभार आप सभी का
विशेष रूप से उपाध्याय जी का। आज मैं बहुत दूसरे ढंग से उलझा हुआ था राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण, लेकिन उपाध्याय जी पकड़ा के हमको हरदोई से ले ही आए। हमारा बेसिक शिक्षा विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है कायाकल्प योजना में। अब दीक्षा पोर्टल पे भी काम हो रहा है, शिक्षकों को टैबलेट्स भी दिए जाने की घोषणा मंत्री जी ने की है। मुझे पूरी उम्मीद है जिस ढंग से बेसिक शिक्षा विभाग नौजवान है, मंत्री भी नौजवान है, हमारे डायरेक्टर साहब भी नौजवान हैं, विजय किरण आनंद जी जिन पर जिम्मेदारी है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत गुल खिलाएगी, कुछ चमत्कार होगा। जब आने वाले दिनों में परिणाम आएगा, बेसिक शिक्षा विभाग का परिणाम एक दिन में नहीं दिखाई देता। जब कक्षा 5 में जितने लोग भर्ती हुए हैं 1.90 करोड़ और भागे ना, ड्रॉप आउट ना हो, यही है ना? ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। ड्रॉप आउट होगा तो फिर गड़बड़ है। तो हमें लगातार चेजिंग करनी होगी। हमारे जो BSAs हैं, ABSAs हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे टीचर्स हैं, सब लोग जुटो, ये अपना काम है। आपको आनंद आएगा। हमारे टीचर्स जो हैं हमसे बहुत मतलब हमारे घर की तरह हैं, बहुत अपना काम है। आप जुटोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी हम लोग सारे काम करते हैं, सारा बोझ टीचर्स पे आ जाता है। जो भी काम कराना टीचर्स को ही करना है, शासन के सारे निर्देश पालन करते हैं। लेकिन जब आप अपना काम करोगे तो कोई नहीं कहेगा अतिरिक्त काम। अपने काम में इतना आप उलझ जाओ, इतना तेज आगे बढ़ा दो कि दूसरे लोग पीछे छूट जाए। मुझे लगता है कि आप सब अच्छा करोगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बेसिक शिक्षा विभाग को, मंत्री जी को, धवन साहब को, उनकी पूरी टीम को और इस व्यवस्था से जुड़े सभी मित्रों को जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। आपने जिस व्यावहारिक अंदाज में, जिस चुटेले अंदाज में समझाया, मैं एक एग्जाम्पल दूँ। आपने थोड़ा कम बताया। जब गणित के टीचर पहाड़ा याद नहीं होता तो पिटाई तो करते ही थे, और घर जाके इसलिए नहीं बताते थे कि अगर घर बताएंगे तो वहाँ भी मार पड़ेगी। तो सिंगल मार के लिए केवल जो है हम घर पे नहीं बताते थे। अभी आपने जो कहा, हम सच में होमवर्क बेस्ड हो गया। अभी जब कोविड था तो ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी और मैं देखता था कि बच्चे खेल रहे होते थे, उनकी मम्मियाँ ऑनलाइन क्लासेज जो है वो उस पर अटेंड कर रही होती थी। वो होमवर्क कंप्लीट करके और वो सबमिट कर दिया, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया, उसका काम हो गया। 3 इडियट फिल्म जिन लोगों ने भी देखी है, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है। उसमें वो कहता है कि सर्कस का जो शेर होता है वो वेल ट्रेंड होता है, वेल एजुकेटेड नहीं होता। तो हम वेल ट्रेंड स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड तैयार नहीं कर रहे। तो पाठक जी ने जो बात कही है, हमें वेल एजुकेटेड लोग तैयार करने हैं, और वेल एजुकेटेड तभी तैयार होंगे जब हम बेसिक शिक्षा और जो फाउंडेशन है उसका वो मजबूत होगा, तभी ये तैयार होगा। ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्री संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए, और पाठक जी का विशेष रूप से कि हरदोई से वो आए अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के, उनका बहुत आभारी हूँ। अब टी ब्रेक का समय है 20 मिनट का। आप सभी से आग्रह है कि जलपान लें और उसके बाद 20 मिनट बाद आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हों। तब कुछ प्रेजेंटेशन है कि इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।